महाराष्ट्र में रहने वाले पंकज का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में चौकीदार थे और माँ घर का कामकाज देखती थी। पंकज की एक छोटी बहन भी थी, नीतू। एक रोज पंकज अपनी वही पुरानी शर्ट पहनकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में कॉलेज पहुंचकर उसकी दोस्त अनु जोर से उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, क्या यार पंकज, तुझे कहा था ना कि असाइनमेंट की फोटो खींचकर मुझे सेंड कर दियो। 2 दिन हो गए, कब करेगा तू सेंड? अरे वो छोड़, मैं असाइनमेंट लाया हूँ, तू वही कॉपी कर ले। तू भी ना पंकज अपने फोन। ओ हाँ यार, फोन से याद आया, तुझे पता है घर पर मेरी भूख हड़ताल ना काम आ गई। पापा ने नया iPhone 14 ऑर्डर कर दिया। सच में? मतलब ये नाटक मैं करता तो मेरे घर वाले कहते अच्छा है मत खा, कम से कम घर का राशन तो बचेगा। तो गरीब आदमी ना गरीब वाली बातें ही करेगा। अब जब आएगा ना मेरा iPhone 14 तो उस कामया की बच्ची को दिखाऊंगी। तो iPhone 14 दिखावे के लिए ही तो ले रही है या जरूरत के लिए? जरूरत तो किसी भी फोन से पूरी हो सकती है, आईफोन लेकर तो लोग शो ऑफ ही करते हैं। चल अभी दे असाइनमेंट और क्लास के लिए चल। तभी दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। शाम के समय क्लास खत्म होते ही पंकज घर जाने लगता है, लेकिन अनु के बहुत जिद करने पर उसके साथ कुछ बुक्स लेने के लिए मार्केट निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे घर लौटने में देरी हो जाती है। तो उसके घर वालों को चिंता होने लगती है। देर रात जब वो घर आता है तो देखता है कि सारे घर वाले जाग रहे हैं। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा कितना देर हो गया तेरे को आने में, और तू फोन काहे को नहीं लेकर जाता? आई मैं ठीक हूँ, और फिर एक ही तो कीपैड फोन है, उसे भी मैं लेकर चला जाऊंगा तो घर में दिक्कत होगी ना। ये सारी दिक्कत हमारी गरीबी के कारण है। पैसों की तंगी के कारण ये गरीब बाप अपने जवान बेटे को एक फोन लाकर नहीं दे पा रहा है। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वैसे भी फोन इतना भी जरूरी नहीं है। आई चलो खाना दो, मुझे भूख लगी है। ओ मैं अभी लाती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले। कुछ देर में उसकी माँ आशा सभी के लिए खाना लगाती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं, लेकिन पंकज अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। पढ़ते हुए वो अचानक से बोल पड़ता है, ओहो, आधे नोट्स तो अनु के फोन में ही है। मैंने प्रिंट भी नहीं निकलवाया उसका। अभी आगे का काम कैसे पूरा करूं? पंकज तू खुद को कितना भी समझा ले, लेकिन आई सही कहती हैं कि फोन की जरूरत तो है, लेकिन अब तक नहीं लिया तो जब भी लूंगा आईफोन ही लूंगा, और उसके लिए खुद पैसे जोड़ूंगा। भैया उसके लिए तो किडनी बेचनी पड़ती है ना। नीतू तू अभी तक जाग रही है, ऊपर से मेरी सारी बातें भी सुन रही है, बदमाश। बताओ ना, आप किडनी बेचोगे भैया? नहीं बहन तू सो जा, मैं भी सो रहा हूँ। और हाँ भूल जा जो मैंने बोला। इतना कहकर वो उसके सर पर थपकी देते हुए उसे सुलाने लगता है। समय बीतता है। पंकज की परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बहन की शादियों के लिए पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पंकज के बाबा पंकज को फोन नहीं दिला सकते थे, और पंकज ने भी सोचा था कि वो पैसे जोड़कर आईफोन ही खरीदेगा। उधर कॉलेज में अनु अपना नया iPhone 14 लाकर पंकज को दिखाते हुए कहती है, देख देख गौर से देख, मेरे पास भी अब iPhone 14 है, वो भी बिना किडनी बेचे। ये iPhone 14 है? दिखता तो कुछ खास नहीं है। अरे यार तुझे तो कुछ खास लगता ही कहाँ है। देख इसमें कितनी मस्त सेल्फी आती है। अच्छा इसमें बैक कैसे जाते हैं यार? बैक? वो ये तो मुझे भी अभी तक नहीं पता। अरे यार अभी आगे आ ही गए हैं तो क्या ही पीछे जाना। ये तो देखने से इतना महंगा लग रहा है। मैंने आईफोन लेने का सोचा तो है, लेकिन क्या वो सोचा हुआ पूरा हो पाएगा? ये फोन सबसे पहले मैंने तुझे ही चलाने को दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरा कितना मन है आईफोन लेने का। उसकी एक अच्छी दोस्त होने के नाते अनु जानती थी कि पंकज चाहते हुए भी आईफोन क्या, एक स्मार्टफोन भी नहीं ले सकता था। पैसे जोड़ने के लिए पंकज ने कॉलेज के बाद एक जनरल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, बिना घर वालों को पता चले। एक रोज जब वो थका हारा घर आता है तो उसकी माँ तेज बुखार के कारण खाट पर पड़ी होती है। नीतू आई को क्या हुआ है? पता नहीं भैया, आई को बहुत बुखार है। मैंने काकी के घर से दवा लाकर भी दे दी, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं हुआ। बाबा भी अभी दवाई लेने ही गए हैं। बेटा तेरी आई ठीक है, तू थक गया होगा, जा आराम कर। और भैया मैंने काकी के फोन से आपको कितने फोन किए, आपने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा उस कीपैड वाले फोन की आवाज कम है तो इसीलिए मुझे ढंग से सुनाई नहीं दी होगी। कुछ देर में उसके पापा घर आते हैं और आशा को दवाई देती है, जिससे उसका बुखार थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके बाद से उसकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहने लगती है।
बीतते समय के साथ पंकज आईफोन लेने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है और दुकान पर आईफोन के दाम पता करता है, जिसे सुनकर वो खुद से कहता है, लगता है मुझ गरीब का आईफोन आ ही नहीं पाएगा। इतने पैसे में तो बाबा हमारे कच्चे घर को ठीक करवा कर नया करवा सकते हैं, नहीं तो मेरी बहन की शादी हो सकती है। लेकिन अच्छा है, तभी तो महंगा है। पंकज की आईफोन लेने की चाहत उसका दाम पता लगने के बाद भी बनी हुई थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों की सलाह से नए आईफोन के जगह सेकंड हैंड आईफोन लेने की सोचता है। इधर एक रोज घर में काम करते हुए नीतू अपनी माँ से कहती है, आई, आपको पता है भैया आईफोन लेना चाहते हैं। आई गो, पर वो तो बहुत महंगा होता है ना। हो आई, और फिर हम गरीब कितना भी पैसा जोड़े ना, आईफोन नहीं खरीद सकते। गरीब जिंदगी ऐसी ही होती है। आई, आप ठीक तो हो ना? हो, तेरी आई ठीक है। अब बुढ़ापे में तो तबीयत चढ़ती उतरती ही है। बोलते बोलते आशा जोर जोर से खांसने लगती है और अचानक बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर अपने भाई को फोन करने के लिए नीतू अपनी पड़ोसन की काकी के घर जाती है, लेकिन वहाँ भी ताला लगा हुआ था। नीतू को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और वो घर की तरफ दोबारा भागती है। तभी घर के बाहर उसे पंकज आता दिख जाता है। भैया आई। रो क्यों रही है? क्या हुआ आई को? आई बेहोश हो गई। तभी पंकज जल्दी जल्दी में अपनी माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी दवाइयाँ और हॉस्पिटल की फीस में ही पंकज की सारी जमा पूंजी लग जाती है। और 2 दिन बाद उसकी माँ ठीक होकर घर आती है तो सभी घर वालों को पंकज के पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चलता है। तो उसके माँ बाबा को बहुत बुरा लगता है। पैसों के खर्च होने के बाद पंकज आईफोन की उम्मीद छोड़ चुका था। ऐसे ही 1 महीना बीतता है। एक रोज जब वो कॉलेज से जल्दी घर आता है तो नोट्स लेने के लिए जा रहा था, तो आशा उसे रोकते हुए कहती है, अब तेरे को नोट्स के वास्ते कहीं नहीं जाना पड़ेगा, नोट्स खुद ही तेरे पास आएंगे। आई, ये क्या बोल रही हो आप? तभी आशा उसके हाथ में एक नया स्मार्टफोन देकर कहती है, तेरी गरीब आई तेरे को आईफोन तो नहीं दे सकती, लेकिन ये देकर तेरी मुश्किलें थोड़ी आसान तो कर सकती है। बेटा, तेरी आई ने अपने सालों की बचत के पैसों से खरीदा है, संभाल कर इस्तेमाल करियो। ये स्मार्टफोन देखकर पंकज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आई आप बहुत अच्छी हो। और किसने कहा ये आईफोन नहीं है? ये फोन मेरी आई ने मुझे दिया है तो हुआ ना आईफोन। और मैं खुश हूँ कि मुझ गरीब का आईफोन औरों से बहुत अनोखा और कीमती है। इस तरह अपनी आई का दिया हुआ फोन ही उसके लिए आईफोन हो जाता है। संध्या ने अपनी बचपन की दोस्त राधा को वादा किया था कि वो उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से करेगी, और आज 22 साल बाद संध्या वापस अपने गांव जा रही थी राधा की बेटी गोपी से मिलने। गाड़ी में बैठी संध्या यही सोच रही थी कि ना जाने गोपी कैसी दिखती होगी, और इसी बीच कुछ देर में वो अपने गांव राधा के घर पहुंचती है और गाड़ी से उतरकर राधा के छोटे से घर के आगे खड़ी होकर बोलती है, राधा, राधा घर पर हो? अरे कौन सुबह सुबह कुकुर के भांति बोले जा रहा है? कौन हो आप? और काहे हमारी माई के नाम को ऐसे जोर जोर से ले रही हो? कोई पैसा लिया है क्या हमारी माई ने आपसे? लगता है यही है गोपी। देखने में तो सुंदर है, लेकिन इसकी भाषा से लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैं राधा से मिलने आई हूँ, उसकी बचपन की सहेली हूँ। संध्या आंटी? हाँ संध्या। अरे प्रणाम आंटी, माफ करना, बहुत समय बाद आपको देखा इसलिए पहचान नहीं पाई। आइए आइए अंदर आइए। वो क्या है ना, माँ की तबीयत खराब रहती है तो बिस्तर से ज्यादा उठ नहीं पाती। अच्छा कोई नहीं, तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। गोपी संध्या को राधा के पास छोड़कर खुद चाय बनाने चली जाती है। साथ ही राधा की तबीयत भी खराब होने के कारण वो बिस्तर पर पड़ी अपनी सहेली संध्या को देखती है तो बोलती है, अरे संध्या, आखिर तू आ ही गई। मुझे लगा था तूने मेरी अनपढ़ बेटी के बारे में सुनकर अपना वादा भी भुला दिया और हमारी दोस्ती भी। अरे नहीं नहीं राधा, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? मैं तो यहाँ अपना वादा निभाने आई हूँ, गोपी को देखने आई हूँ। मेरा बेटा शिवम अब शादी के लायक हो गया है। शिवम बेटा भी आया है क्या? नहीं, उसके ऑफिस से उसको ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलती। मैं देखने आई हूँ ना, और मेरा बेटा मेरे फैसले को कभी ठुकराता नहीं है। इतने में गोपी चाय लेकर आती है। राधा गोपी को सब कुछ बताती है कि उसने उसका रिश्ता अपने बचपन की सहेली के बेटे से जोड़ दिया है।
ये सब जानकर गोपी अपने होने वाली सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और सारी बात करके संध्या वापस से शहर के लिए निकल जाती है और घर आकर वो अपने बेटे शिवम और बेटी रागिनी से कहती है। शिवम और रागिनी, जरा बाहर हॉल में आओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। दोनों अपनी माँ की एक आवाज पर बाहर आते हैं, जिस पर शिवम कहता है। हाँ माँ बोलिए, आपको हमसे क्या बात करनी है? बेटा शिवम, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, लेकिन लड़की गांव की है और मुझे बहुत पसंद है। तो क्या तू अपनी माँ की पसंद को अपनाकर शादी करेगा? माँ, लड़की गांव की हो या शहर की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आप मुझे अच्छे से जानती हैं और मेरे लिए लाइफ पार्टनर आप मेरे हिसाब से ही चुनेंगी, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह भैया, आपने क्या जवाब दिया है, मैं तो इम्प्रेस हो गई। लेकिन एक बार मिल तो लो लड़की से, कहीं लूली लंगड़ी हुई तो। रागिनी, मजाक नहीं, और लड़की में कोई दोष नहीं है, एकदम गाय है गाय। ओहो, भैया को अब रोज चारा खिलाने उनको तबेले में ले जाना पड़ेगा। छोटी, तू सुधर जा। अपने परिवार की हामी सुनने के बाद वो चैन की सांस लेती है और 1 महीने बाद वो अपने बेटे और बेटी को लेकर गांव जाती है, जहां सिंपल तरीके से मंदिर में शादी करवाकर वो गोपी को अपनी बहू बनाकर घर लाती है। और जब गोपी अपने ससुराल में आ रही थी तो रागिनी अपनी नई नवेली भाभी से कहती है। गोपी भाभी, आपका हमारे घर में, उफ मतलब आपके घर में स्वागत है। कम इन कम इन। हाय हाय माँ जी, देखिए तो ननद जी को आपने तमीज नहीं सिखाई। अरे ये क्या बात होती है, अपनी नई नवेली भाभी को घर में आने से पहले ही कमीनी कमीनी बोल रही है। अरे नहीं बहू। 1 मिनट, तुमको कमिन का मतलब नहीं पता? इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हो तुम? पूरे 2 क्लास तक पढ़े हैं हम और अच्छे से जानते हैं कमीनी का मतलब गाली होता है, लेकिन हम में तमीज है कि ये चीज किसी को नहीं बोलते। माँ, क्या ये सच है? ये 2nd क्लास तक ही पढ़ी लिखी है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे आपका बेटा PhD करके बैठा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी बीवी इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं है कि लोगों से सही तरीके से बात करे। अरे गांव की लड़की मिली थी आपको तो कम से कम पढ़ी लिखी तो ढूंढते। शिवम इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। रागिनी भी अपने कमरे में निकल जाती है और गोपी ये सब देखकर उदास हो जाती है। तभी संध्या उसको गेस्ट रूम में ले जाकर बैठाते हुए कहती है। बहू देख, शिवम की बातों का बुरा मत मानियो, थोड़ा गुस्से वाला है वो। माँ जी, आपने अपना वादा निभाने के लिए मुझ जैसी अनपढ़ को अपनी बहू बनाया, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे ऐसे कभी नहीं अपनाएंगे। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तुमको कभी अच्छा वातावरण नहीं मिला पढ़ने को, वरना तुम भी एक पढ़ी लिखी लड़की होती। माँ जी, तब नहीं मिला, लेकिन अब तो मिला है। क्या आप मुझे पढ़ाएंगी? आप भी तो पढ़ी लिखी हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं सीख जाऊंगी और कम से कम शिवम जी के साथ खड़े होने लायक तो हो जाऊंगी। गोपी की बात सुनकर संध्या भी सहमत हो जाती है और अगले दिन से संध्या गोपी को पढ़ाना शुरू करती है। अपनी सास से सीख सीख कर गोपी उन शब्दों का प्रयोग अपने पति पर करती थी। ऐसे ही एक सुबह कमरे में शिवम के लिए वो चाय लेकर जाती है और उसको सोता देखकर बोलती है। सासू माँ की सिखाई अंग्रेजी इस्तेमाल करती हूँ। हस्बैंड जी, प्लीज शट अप। ओह सॉरी सॉरी, वेक अप। योर टी इज रेडी। वेक अप वेक अप। अपनी ये बेकार इंग्लिश बंद करो और चाय रखकर जाओ। यू आर सो मीन। आई एम गोइंग। गोपी को अब बहुत मजा आने लगा था पढ़ाई करने में, क्योंकि संध्या उसको बड़े प्यार से समझाते हुए सिखाती थी। लेकिन एक दिन गोपी को पढ़ाने के समय संध्या को बाहर जाना था, तो वो रागिनी से कहती है। रागिनी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, आज तू गोपी को पढ़ा दियो और हाँ, अच्छे से समझाइयो हर चीज। क्या माँ? संध्या रागिनी की बात को अनसुना करके निकल जाती है। कुछ देर में गोपी अपना कॉपी पेन लेकर आती है और बोलती है। सिस्टर इन लॉ, शुरू करें? अरे वाह भाभी, लगता है आप बहुत कुछ सीख गई हैं माँ से। चलो फिर शुरू करते हैं। जब आप 4 लोगों में हो तब आपको खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो बताती हूँ। रागिनी गोपी को खुद का परिचय कैसे देना होता है वो बताती है और गोपी को पढ़ाते हुए रागिनी को बहुत मजा आता है, क्योंकि गोपी जितने अच्छे से सीखती थी उतने अच्छे से पढ़ते हुए हंसी मजाक भी करती थी, ताकि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले को बोरियत महसूस न हो। ऐसे ही लगभग 1 महीना गुजर जाता है। शिवम अब भी गोपी से दूर दूर रहता था, लेकिन एक शाम वो ऑफिस से आकर बोलता है। इस संडे मेरे ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं, तो प्लीज तैयारी कर लेना
और माँ, अपनी बहू को बोलना ज्यादा अपनी जुबान ना खोले, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इतने पढ़े लिखे लड़के की पत्नी अनपढ़ है। माँ जी से काहे बोल रहे हैं? टॉक टू मी। वो टॉक टू मी होता है, और सॉरी, मुझे तुमसे कोई टॉक नहीं करनी। इतना बोलकर शिवम चला जाता है और संडे का दिन आता है। शिवम के दोस्त घर आते हैं, 2 लड़के अरुण और गगन और एक लड़की शीना, और सारे आते ही बोलते हैं, अरे भाई, तेरे से तो रोज मिलते हैं, भाभी से मिलवा, हम तो आज खास उनसे मिलने आए हैं। हाँ, कहाँ है हमारे ऑफिस के सबसे होशियार इंसान की वाइफ? बेटा आप सब बैठो, वो आती ही होगी चाय नाश्ता लेकर। सभी लोग बैठ जाते हैं। इतने में रसोई से बाहर एक बहुत ही सुंदर और मॉडर्न साड़ी में तैयार होकर गोपी हाथों में शरबत लिए आती है और सबके सामने आकर कहती है, हेलो एवरीवन। भाई शिवम, यही है भाभी। यस, आई एम गोपी, शिवम्स वाइफ। हाउ आर यू ऑल? वी ऑल आर गुड, एंड बाय द वे यू आर सो ब्यूटीफुल। शिवम, यू आर सो लकी। सच में मुझे भी आज लग रहा है कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे गोपी मिली अपनी पत्नी के रूप में। अब आप सब तो जानते ही हैं भाई की पर्सनैलिटी कैसी है, तो हमने भाभी भी उनके लेवल की ढूंढी है। गोपी के लेवल के आगे तो मेरा लेवल कुछ नहीं है। शुक्रिया गोपी, तुम मेरी जिंदगी में आई उसके लिए। ये सुनकर गोपी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर शीना कहती है, इंडियन वुमेन कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, पति के तारीफ करने पर शर्मा कर वहाँ से भाग जाना कभी नहीं छोड़ेगी। इस बात पर सब हंसते हैं, लेकिन गोपी की तारीफ होती देखकर संध्या अपने मन में बोलती है, मेरी अनपढ़ बहू ने अपने पति के लिए ही पढ़ाई की, वो भी दिल लगा के, और आज उसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और मैं भी चाहती थी गोपी पढ़े, लेकिन शिवम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। कुछ देर में गोपी सबको खाने की टेबल पर बैठाकर अपना बनाया खाना खिलाती है और सबके जाने के बाद शिवम भी अपने पहले के बर्ताव के लिए गोपी से माफी मांगता है। शिवम ने तो गोपी को अपना लिया था, लेकिन अब भी गोपी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती और वो अपने ससुराल से ही शुरुआत करके आगे आने वाले सालों में घर को संभालते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखती है।